वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे इस नॉलेज प्रोवाइडर चैनल में। और आज हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। ये यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है C-17 ग्लोबमास्टर 3। C-17 ग्लोबमास्टर की ऐसी क्या खासियत है, इसमें क्या स्पेशलिटी है जिसके वजह से इंडिया के एयरफोर्स ने इसको परचेज़ किया, इसको ख़रीदा है, ये किस ऑप्शन में हमने रिप्लेस किया। पहले हमारे पास मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा हुआ करता था जिसके जगह में अब हम इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हमने ख़रीदा है, परचेस किया है। ये जो डील हुई थी C-17 ग्लोबमास्टर की, जो सबसे ज़्यादा बड़े ट्रांसपोर्ट हैवी ट्रांसपोर्ट एयरलिफ्ट है आपके एयरक्राफ्ट में आता है, तो इसकी जो डील हुई थी वो 2011 के आसपास हुई थी। 2013 में हमको फर्स्ट C-17 ग्लोबमास्टर हमको हैंडओवर कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। उस समय जब ये फर्स्ट C-17 ग्लोबमास्टर हमको हैंडओवर गया, तब से लेके अब तक हमारे पास टोटल 11 ऐसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का खासियत क्या होता है, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है। आप सबसे ज़्यादा अमाउंट में वेपन्स, सोल्जर्स या फिर आपके पीस कीपिंग फोर्सेस या आपके पीस कीपिंग मिशंस में इनका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग क्या हुआ था, इसमें क्या चीज़ हुआ था। पहले हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हुआ करता था, सबसे हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हुआ करता था, वो था आपका IL-76 जो सोवियत ओरिजिन या रशियन ओरिजिन का हुआ करता था। काफ़ी देर से इसका ऑप्शन खोजा जा रहा था। रशिया ही एक ऐसा कंट्री होता था जो हमको हैवी वेपन्स या फिर आपके हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स या बड़े बड़े वेपन्स को सप्लाई करता था। इंडिया अब चाह रहा था कि दूसरे देशों की तरफ देख रहा था कि कोई और अच्छा ऑप्शन इसको मिले, तो यूएस ने यह अच्छा ऑप्शन दिया C-17 ग्लोबमास्टर का। C-17 ग्लोबमास्टर का प्रोडक्शन या इसका डेवलपमेंट, प्रोडक्शन तो नहीं कहना चाहिए, इसका जो डेवलपमेंट चल रहा था ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1980 से लेकर 1990 तक इसका डेवलपमेंट हुआ। C-17 के कई वेरिएंट्स आए और आप देखेंगे कि अमेरिका में इसके कई वेरिएंट्स आज भी शामिल हैं और सर्विस में है। बट इसका जो लेटेस्ट वेरिएंट था, जो C-17 ग्लोबमास्टर था, वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ 1991 में। कहा जाए इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो आया वो 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ। 1991 में इंट्रोड्यूस होने का 1995 में सबसे पहले यूएस एयरफोर्स में इंडक्ट हो गया। अभी तक इसके जो टोटल जितने एयरक्राफ्ट बने हैं C-17 के, वो लगभग 279 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं, जो कई देशों ने इसको परचेस किया। बट आज भी इनकी सबसे बड़ी संख्या या इनके सबसे बड़े बैच को या इनके सबसे बड़े फ्लीट को रखा है यूएस के एयरफोर्स ने। यूएस इनको लगभग 223 की संख्या में इनको ऑपरेट करती है, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या है ट्रांसपोर्ट हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के लिहाज से। इंडिया ने इसको कितना परचेस किया है? इंडिया ने लगभग इसको 11 परचेस ही कर पाया है इंडिया। रीज़न इसके पीछे ये था कि बोइंग कंपनी 2013 सितंबर के आसपास ऐलान कर दिया कि वो इसको शट डाउन कर देगी। शटडाउन उन्होंने 2013 में ही कर दिया। बट इंडिया के पास आसपास जो हमारा लास्ट था, ऐसे तो 10 एयरक्राफ्ट हमारे पास पहले से ही आ गए थे। एक लास्ट जो बचा था यूएस के पास, बोइंग के पास एक लास्ट ग्लोबमास्टर बचा हुआ था। इस ग्लोबमास्टर को फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में भी परचेस कर लिएगा, जिसके बाद अब ये जो फ्लीट स्ट्रेंथ हो गई है वो बढ़ के 11 हो गई है इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में कौन सी स्क्वाड्रन में ये जो आपके ग्लोबमास्टर उसकी बात करें, ये है आपका नंबर 81 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के, जिसमें ये शामिल है। और ये वेस्टर्न एयर कमांड में ये आपका कमांड आता है इंडियन एयरफोर्स में। 1995 में इसको तो स्टार्ट कर लिया गया, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंडिया में ये आपकी डील हुई 2011 के पास डील हुआ, 2013 में सबसे पहले ये इंडक्शन में आया। इसके बाद बात करें कि इसका एडवांटेज क्या है, ये बाकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से क्या इसमें हट के बात है।
इसमें हट के बात है कि इसमें मिसाइल प्लानिंग सिस्टम है और मिसाइल वार्निंग सिस्टम है जो इसमें लगा हुआ है, इसमें फिक्स है। तो मिसाइल वार्निंग सिस्टम क्या चीज़ है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिसाइल्स आने पे ये क्या कर देता है, वार्न कर देता है आपको कि मिसाइल्स इसके पीछे लग गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसमें एडवांटेज की तरह हम देखते थे। बात करें कि यहाँ पर इंडिया को इससे क्या एडवांटेज मिला। जैसे ही इनकी फ्लीट हमारे एयरफोर्स में इंडक्ट हुई, वैसे ही जितने भी हमारे कंट्री के साइड में, जैसे लद्दाख रीजन में बात करें या अरुणाचल प्रदेश के रीजन में बात करें, जहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स है, इंडियन फोर्स जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स प्रिपेयर किए हैं, उस जगह पर ये काफ़ी आसानी से लैंड कर लेता था। इसकी खासियत ये हुआ करती थी, ये कम से कम लेंथ वाले जो आपके लैंडिंग ग्राउंड्स हैं उसमें या फिर हवाई पट्टी उसमें लैंड कर जाता था। इसको लैंड करने के या टेक ऑफ करने के लगभग 3,500 से 4,000 फीट लंबाई के जितना आपको लैंड चाहिए होता था या हवाई पट्टी चाहिए होती थी, जिससे आराम से लैंड कर जाता है। दूसरी चीज़, ये कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आराम से ऑपरेट करता है, चाहे वो आपका एक्सट्रीम गर्मी का जो एकदम गर्म जगह हो या फिर एकदम जो ठंड जगह हो, इन सब जगह पे ये आराम से ऑपरेट कर सकता है। दूसरी चीज़, ये इस इतने बड़े एयरक्राफ्ट को प्रोपेल करने के लिए, चलाने के लिए 4 बड़े बड़े इंजन्स लगे हैं। जो 4 बड़े बड़े इंजन्स हैं वो इंजन आपके इस प्रकार है, प्रैट और विटनी के इंजन्स इसमें लगे हैं। प्रैट और विटनी 100 नामक ये टर्बो फैन इंजन्स हैं जो इसमें लगे हो, और इन 4 इंजनों की कैपेबिलिटी से, क्षमता से ये पूरा हवा में उड़ता है। बात करें इसकी कैरिंग कैपेसिटी की, इसकी कैरिंग कैपेसिटी लगभग 80 टन के आसपास है, जो कि आपका 77,000 केजी के पेलोड को ये लेके ऊपर उड़ सकता है। इतना ज़्यादा कैपेसिटी, कार्गो कैपेसिटी इसके पास है। इसके विंग स्पैन की बात करें, अगर इसका जो पंखों के फैलाव की बात करें तो विंग स्पैन होता है आपका 53 मीटर्स के आसपास, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 174 फीट मतलब 174 फीट के आसपास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर कार्गो स्पेस जो होता है वो लगभग 88 फीट का अंदर आपको कार्गो स्पेस मिलेगा, मतलब सामान रखने की जगह की लंबाई है वो 88 फीट के आसपास है। और आपका लगभग 27 मीटर्स चौड़ा इसका आपका स्पेस है, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स को रख सकते हैं। अगर सोल्जर स्ट्रेंथ की बात करें, इसके अंदर कितने सोल्जर्स आ सकते हैं, अगर हम नॉर्मल जो वॉरियर सोल्जर्स की अगर बात करें, ये लगभग 150 से 188 सोल्जर्स को एक बार में ये अपने साथ ले जा सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पूरी बटालियन को अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन अगर पैराट्रूपर्स की बात करें, जो पैराशूट से जंप करते हैं, वो लगभग 102 पैराट्रूपर्स को उनके इक्विपमेंट के साथ ये ड्रॉप कर सकता है। और इसने इसमें एक बड़े मिशन को अंजाम भी दिया है। यूएस एयरफोर्स में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1998 में एक सबसे बड़ा लॉन्ग एयर ड्रॉपिंग मिशन को इसने अंजाम किया था। ये उड़ा था आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और सेंट्रल एशिया में ये पहुंचा था। लगातार इसने 19 घंटे तक उड़ान भरी थी, और 19 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वहाँ पर जाके एयर ड्रॉपिंग मिशंस को इसने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया था। इसके बाद इसके दूसरे खासियत की अगर बात करें, इसकी दूसरी खासियत में अगर आप देखें तो इंडिया ने इसको 11 के अमाउंट में परचेस तो किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें हमको एज क्या मिलता है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उससे हमको एज क्या मिलता है। तो चाइना की बात कर ले या पाकिस्तान की बात कर ले, इंडिया के अभी रोड नेटवर्क्स हैं, अब वो जाके बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। हमारे पास इसका एक शॉर्टकमिंग ये था कि चाइना जो होता था उसने अपने सिस्टम्स या अपने रोड्स को इस तरह से अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था कि कुछ ही समय पे वो उसके सोल्जर्स बॉर्डर के आसपास पहुंच सकते थे। यहाँ कहीं ना कहीं हम थोड़े पीछे हो गए थे। इसको ओवरकम किया इस हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वेपन्स को, सोल्जर्स को बॉर्डर के आसपास तुरंत डिलीवर कर देता है, और लंबी से लंबी ऊंचाई आपके लद्दाख जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में वहाँ पर उड़ के ये बहुत अच्छे से पहुँच सकता है, और ह्यूज अमाउंट में सोल्जर्स को डिलीवर करता है, जहाँ से हम लोग अपनी पोजीशन बहुत अच्छे से पक्की कर सकते हैं। दूसरी बात करें इसकी, तो ये है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस है इसमें, पीस कीपिंग जो मिशंस है इसमें भी काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है ना। वो कोरोना टाइमिंग, अभी कोरोना टाइम इस एयरक्राफ्ट का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ था। इस एयरक्राफ्ट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ऑक्सीजन टैंक्स, सिलेंडर्स या बड़े बड़े टैंक्स को इसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किया था। तो ये काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। तो पीस कीपिंग मिशन या ह्यूमैनिटेरियन मिशन हो
या आपके वेपन्स डिलीवर करना हो या मिलिट्री असिस्टेंस, सब चीज़ में ये बहुत अच्छा रोल पे है। तो ये काफ़ी काम का आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। हमारे पास जो IL-76 था वो था रशियन ओरिजिन का। अब ये जो है तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि कोई और ऐसा ऑप्शन हमको मिले जिससे आपके हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हम और परचेस करें। इंडिया के पास इसको सिर्फ 11 ही अभी तक खरीद पाई है और इंडिया अभी भी देख रही है कि और ज़्यादा अमाउंट में इसको परचेस कर लिया जाए। अगर देखें इसमें और ज़्यादा खासियत की अगर बात करें तो ये इसके टॉप स्पीड है, वो टॉप स्पीड है आपकी 950 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड है। और लेकिन जब ये प्लेन क्रूज़ करता है, इसकी जब क्रूज़ स्पीड है वो लगभग आपके 830 किलोमीटर्स पर आवर की क्रूज़ स्पीड है, जो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मानी जाती है। अगर इसमें देखा जाए कि सोल्जर्स को डिप्लॉयमेंट के नज़रिए से कितना ज़्यादा बेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं तक हम लोग चाइना के ऊपर प्रेशर बना पाए हैं, जहाँ हमारे नेबरिंग कंट्रीज उनके ऊपर प्रेशर बना पाए हैं। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया ने करके भी दिखाया है। लद्दाख के रीजन में या अरुणाचल प्रदेश के रीजन में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स में इसको डिप्लॉय किया है और इसको मीडिया के थ्रू ज़्यादा फैलाया भी गया, ताकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको पता लगे कि हमारे पास अब कैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनकी वजह से हम जल्दी से इस प्लान को एक्सिक्यूट कर सकते हैं और अपने बॉर्डर्स पे सोल्जर्स को, इक्विपमेंट्स और सबको भेज सकते हैं। तो कभी कभी जैसा भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ, तो आपके जो सोल्जर्स हैं बहुत जल्दी डिप्लॉय हो सकते हैं इनकी मदद से। तब तक ये चीज़ ओवरकम करेगी जब तक हम अपने रोड नेटवर्क को या हमने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बॉर्डर के आसपास काफ़ी अच्छा ना कर ले। BRO बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी कर रहा है। तो तब तक के लिए ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, तब तक जबकि ये आपका जो हमारा कंट्री है जो आपके रोड नेटवर्क को अच्छा ना कर ले। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और बताइए कमेंट करके कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बनाऊँ। थैंक यू।